भूमध्य सागर एक बार फिर से सुलग उठा है, जिस तुर्की ने भारत को चौतरफा घेर करके धमकी देने की कोशिश की थी। आखिरकार उस तुर्की की एक नई चाल फिर से पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इस बार जो तुर्की ने भारत के खिलाफ चाल चली है, वो ना सिर्फ भारत को पस्त करने की है, बल्कि तुर्की के साथ नाटो की बहुत बड़ी साजिश भी सामने आ चुकी है। दरअसल भारत को भूमध्य सागर में चौतरफा घेरने की प्लानिंग अकेले तुर्की की नहीं थी, बल्कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा जो योगदान है वो कोई और नहीं बल्कि नाटो का निकल करके सामने आ चुका है। और इस वक्त जो खबर सामने आई है, उससे एक बार फिर से पूरा भूमध्य सागर सुलग उठा है। जो भूमध्य सागर अब तक ठंड शीत लहरों से चल रहा था, उस भूमध्य सागर में अब तक भारत के युद्धपोत तैनात थे, लेकिन अब यह युद्धपोतों से ढक चुका है। हाल ये बन चुका है कि भूमध्य सागर में इस वक्त तनातनी की स्थिति बन चुकी है। ऐसा तनाव बढ़ चुका है जिसके चलते एक तरफ तो भारत है, तो दूसरी तरफ नाटो और तुर्की अब एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम के बीच अब नाटो और तुर्की के 350 से ज्यादा युद्धपोत भारत के निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, निशाने पर होने के साथ साथ भारत की मिसाइलों की जद में पहुंच चुके हैं। भूमध्य सागर की लहरें हमेशा से इतिहास की गवाह रही हैं, साम्राज्यों के उत्थान और पतन की, रणनीतिक गठबंधनों और दगाबाजियों की। लेकिन इस बार जो कुछ हो रहा है वह बीते कई दशकों के किसी भी संघर्ष से कहीं अधिक विस्फोटक और रहस्यमय है। भूमध्य सागर एक बार फिर सुलग उठा है और इस बार आग लगी है तुर्की और नाटो की साजिशों से, जिनका लक्ष्य सीधे भारत को घेरना है। जिस तुर्की ने कभी भारत को चौतरफा घेरने की धमकी दी थी, वही अब अपने नाटो साथियों के साथ एक नई चाल चल चुका है। ऐसी चाल जो पूरे हिंद महासागर और भूमध्य सागर की स्थिरता को हिला देने के लिए पर्याप्त है। दरअसल हाल के महीनों में भारत की नौसेना की सक्रियता भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र तक बढ़ गई थी। भारत ने अपने अत्याधुनिक युद्धपोत INS विक्रांत, INS चेन्नई को रणनीतिक निगरानी मिशन के तहत भूमध्य सागर में भेजा था। आधिकारिक तौर पर यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए बताया गया था, लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि भारत वहां नाटो की हरकतों पर बारीकी से नजर रख रहा था। नाटो देशों की तरफ से बार बार की जा रही उकसावे वाली गतिविधियों और तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT की बढ़ती सक्रियता ने भारत को सतर्क कर दिया था। इसी दौरान एक रात भूमध्य सागर के दक्षिणी हिस्से में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने अचानक नाटो के रडार पर हलचल दर्ज की। 350 से अधिक युद्धपोतों की एक रहस्यमय गतिविधि। यह एक ऐसी सामरिक तैनाती थी जो किसी सामान्य सैन्य अभ्यास से कहीं अधिक संगठित और गुप्त लग रही थी। इसी बिंदु से कहानी में सस्पेंस गहराने लगता है। भारत की नौसेना ने जब अपने जासूसी ड्रोन रुक्मिणी से नाटो फ्लीट के रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट किया, तो एक कोड ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, ऑपरेशन बाल्कन स्पीयर। यह ऑपरेशन भारत की भूमध्य सागर में बढ़ती मौजूदगी को खत्म करने और उसे एशिया के सीमित समुद्री दायरे तक सीमित रखने की रणनीति थी। कोड के मुताबिक तुर्की इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा था, जबकि अमेरिका और फ्रांस ने तकनीकी और लॉजिस्टिक समर्थन देने की हामी भरी थी। तुर्की का उद्देश्य सिर्फ भारत को चेतावनी देना नहीं था, बल्कि भारत की नौसेना को उस क्षेत्र से पीछे हटने पर मजबूर करना था जहां भारत का प्रवेश नाटो के लिए अनचाहा हस्तक्षेप माना जा रहा था। भूमध्य सागर में भारत की मौजूदगी नाटो के लिए असहज थी, क्योंकि यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से पश्चिमी शक्तियों के नियंत्रण में रहा है। लेकिन भारत के रणनीतिक विस्तार, खासकर उसके रूस और ईरान के साथ बढ़ते संबंधों ने पश्चिमी सैन्य गठबंधन को विचलित कर दिया था। सस्पेंस और गहराता है जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चलता है कि तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने भारतीय नौसेना के कुछ पूर्व तकनीकी अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की थी। उन्हें भारी रकम और विदेशी नागरिकता का लालच देकर भारत के नौसैनिक डिप्लॉयमेंट और जहाजों की पोजीशन संबंधी जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने समय रहते इस जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि तुर्की का लक्ष्य केवल समुद्री प्रभुत्व नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा प्रणाली को भीतर से कमजोर करना भी है, जिसके चलते अब भूमध्य सागर में जलजला आ चुका है। हाल यह बन चुका है कि नाटो अब अपने कदम को पीछे खींचने के लिए मजबूर हो उठा है। वो तुर्की जब तक नाटो के दम पर भारत के सामने सीना तान करके खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, उसे भारत ने ऐसा सबक सिखाया है कि एक तरफ तो नाटो खुद भी भाग रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की अब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है।
भारत ने सिर्फ 24 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम दिया है, और यह अल्टीमेटम कितना ज्यादा परेशान करने वाला है नाटो के लिए, साथ साथ तुर्की के लिए। इस वीडियो में आप असल में समझ पाएंगे कि दरअसल माजरा क्या है। आखिरकार तुर्की और भारत को लेकर के जो चीज भूमध्य सागर में शुरू उठी थी, वह एक बार शांत होने के बाद दोबारा से क्यों धक उठी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, भारत की इस उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ सामरिक मोर्चे पर बल्कि नाटो और तुर्की को उन्हीं की चाल में इस वक्त फंसाते हुए सिर्फ सामरिक के साथ साथ भारत ने इन्हें राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भी दोनों स्थिति में पंगु कर दिया है। अब यह स्थिति बन चुकी है कि नाटो भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस भी कोने, जिस शहर, जिस जगह से बैठ करके हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर आप तक पहुंचे और साथ ही हमें यह भी पता चल सके कि आखिरकार हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स देश के किन किन कोने से हमारी वीडियो तक पहुंच बनाते हैं। दोस्तों, भूमध्य सागर में तुर्की की तरफ से छेड़ी गई भारत को लेकर के आग अब पूरे भूमध्य सागर में फैल चुकी है। हाल यह बन चुका है कि जो तुर्की अब तक भारत के सामने अकेला था, उसने पूरे के पूरे नाटो को इकट्ठा कर लिया है। और अब जब यह पूरा का पूरा घटनाक्रम बन चुका है, तो भूमध्य सागर रणनीतिक क्षेत्र बन चुका है। हाल यह बन चुका है कि भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि वह अब अकेला नहीं है। भूमध्य सागर में भारत के युद्धपोतों की ताकत ने पूरे भूमध्य सागर को दहला दिया है। अब तक भारत के सिर्फ 3 युद्धपोत मौजूद थे, लेकिन आईएएस विक्रांत और आईएएस विक्रमादित्य के अब इस वक्त मेडिटेरियन सी में पहुंचने से पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। आपको बता दें कि आईएएस विक्रांत और आईएएस विक्रमादित्य भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत हैं, यानी यूं कह लीजिए कि दुनिया के सबसे घातक युद्धपोत हैं, जो कि अपने साथ साथ फाइटर जेट, वो भी 5th से 6th जनरेशन तक के ले जाने में कैबल है। और इस वक्त भारत का सबसे ताकतवर रफाल भी इन्हीं में तैनात है, और इनकी एंट्री ने भूमसागर का पूरा सिनेरियो बदल दिया है। हाल यह बन चुका है कि सिर्फ आईएएस विक्रांत और आईएएस विक्रमादित्य ने ही पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी को लॉक कर दिया है, वो भी दोनों तरफ से। अब एक तरफ तो नॉर्थ अटलांटिक सी का, ओशियन का रास्ता, और दूसरी तरफ रेड सी का रास्ता, दोनों पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं इनके लिए। ना तो कोई भी जहाज बाहर से निकल सकता है और ना ही कोई जहाज अंदर एंटर कर सकता है, क्योंकि भारत ने इस पूरे के पूरे ची एरिया को ही अब लॉक कर दिया है। उधर तुर्की और नाटो की जो प्लानिंग थी, आखिरकार उसमें भी भारत ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। नाटो और तुर्की को लगा था कि अपने युद्धपोतों को तैनात करेंगे। भारतीय युद्धपोतों के सामने जैसे ही आएंगे तो भारत उनके सामने घुटने टेक देगा। नाटो को लगा था कि वह अपने सभी देश मिलकर के भारत के सामने 300 से ज्यादा युद्धपोत उतारेंगे तो भारत उनके सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन यहाँ पर भारत की समता और भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक क्षमता ने अपना जो मनोबल दिखाया है, वास्तव में वो काबिले तारीफ था। भारत के सिर्फ 6 से 7 युद्धपोतों ने ही पूरे के पूरे तुर्की और नाटो के युद्धपोतों को चंद घंटों में ही धूल चटा दी है भारत ने। न ही भारत ने कोई गोला बारूद छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद तुर्की और नाटो के 350 युद्धपोत कबाड़ बन गए। वो भी उस स्थिति में जब भूमध्य सागर के सामने, भारत के सामने खड़े होकर के भारत को धमकियां दे रहे थे। दरअसल पूरा का पूरा मामला तुर्की और नाटो के बीच इस वक्त भूसागर में बढ़ चुका है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच तुर्की और नाटो भूसागर पर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल चाहते हैं। खैर, या तो सिर्फ नाटो एक चेहरे के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन असल चेहरा इसके पीछे कोई और है, जिसका नाम है ट्रंप। जी हाँ, ट्रंप की पूरी साजिश इस पूरे घटनाक्रम के बीच नजर आ चुकी है। जैसे ही अब इस मामले में नाटो का नाम आया है, तो असल में यहाँ पर नाटो के कई देश तो इसमें भाग ही नहीं ले रहे, लेकिन असल में जो देश भागो ले रहा है वह है ट्रंप। और इसकी वजह से अब पूरा का पूरा मामला साफ समझ में आ चुका है। भूमध्य सागर में एक तरफ तो भारत युद्धपोतों के जरिए एक के बाद एक जवाब दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की कूटनीतिक और सामरिक क्षमता ने पूरे के पूरे भूमध्य सागर को इस वक्त घेर रखा है। तुर्की को लगा था कि उसके ठिकाने बड़े सीक्रेट हैं, भारत क्या कोई विदेश उन्हें जान नहीं सकेगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर तुर्की के उन ठिकानों को ढूंढ निकाला,
बल्कि भारत ने तुर्की के ठिकानों को ढूंढ निकालने के साथ ही वहां पर मौजूद तुर्की के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे ध्वस्त करने का काम किया है। भारत ने तुर्की को लगा था कि उसके सीक्रेट वेपन्स भारत के नजर से ओझल होकर भारत तक पहुंच जाएंगे। तुर्की को लगा था कि उसके ड्रोन सिस्टम भारत की प्रणाली को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। तुर्की का पूरा ड्रोन सिस्टम खुद ही विध्वंस हो गया। तुर्की को लगा कि यह सब कुछ अचानक से कैसे हुआ, क्योंकि भारत ने सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि मामला तुर्की के साथ ही शांत हो जाता, लेकिन उसके बावजूद चीजें यही नहीं थमी। इसमें हुई जैसे ही नाटो की एंट्री पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया। तुर्की को शायद यह अंदाजा नहीं था कि दक्षिण एशिया का यह उभरता हुआ शक्ति केंद्र भारत अब वह पुराना भारत नहीं रहा जो केवल प्रतिक्रियात्मक नीतियों में विश्वास रखता था। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी सामरिक नीति, इंटेलिजेंस नेटवर्क और तकनीकी श्रेष्ठता को जिस स्तर तक पहुंचाया है, उसने दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों को चौंका दिया है। और यही सब तब देखने को मिला जब तुर्की ने भारत के खिलाफ गुप्त रूप से अपने सामरिक ठिकानों और हथियार प्रणाली की तैनाती शुरू की थी। तुर्की को यह भ्रम था कि उसके ठिकाने इतने गहरे रहस्य में हैं कि भारत तो क्या, दुनिया की कोई भी एजेंसी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम साबित हुआ। भारत ने मात्र 24 घंटे के भीतर न केवल उन ठिकानों का पता लगा लिया, बल्कि तुर्की की पूरी सैन्य संरचना को डिजिटल तरीके से निष्क्रिय करने की रणनीति भी तैयार कर ली। दरअसल यह मामला शुरू हुआ था तुर्की द्वारा भूमध्य सागर से लेकर दक्षिण एशिया तक अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा के चलते। तुर्की लंबे समय से इस्लामिक ब्लॉक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था और उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक साझा खुफिया और सामरिक रणनीति तैयार की थी। इन योजनाओं में ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट निगरानी और साइबर जासूसी जैसे तत्व शामिल थे। लेकिन भारत की नेट कमांड एंड कंट्रोल डिफेंस नेटवर्क ने इस पूरे षड्यंत्र को पहले ही भांप लिया था। भारत की नई पीढ़ी की इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली ने तुर्की के गुप्त ठिकानों का पता लगा लिया। यह ठिकाने तुर्की के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित थे, जिनका उपयोग पाकिस्तान और कुछ नाटो से जुड़े देशों के बीच गोपनीय सैन्य सहयोग के लिए किया जा रहा था। भारत ने जब अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय को सौंपी तो एक विशेष ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। यह ऑपरेशन डिजिटल और सामरिक दोनों स्तरों पर था। एक तरफ भारत के साइबर वॉरियर्स ने तुर्की के सैन्य कम्युनिकेशन सिस्टम को निष्क्रिय किया, वहीं दूसरी ओर स्पेस बेस्ड रिकॉनेसेंस ने वहां के ठिकानों की रियल टाइम तस्वीरें हासिल की। जैसे ही तुर्की को यह पता चला कि उसके कुछ ठिकाने रहस्यमय ढंग से निष्क्रिय हो गए हैं, उसने तुरंत आपातकालीन स्थिति घोषित की। लेकिन अब तक भारत ने अगला कदम बढ़ा दिया था। 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। भारत ने साफ कह दिया कि यदि तुर्की भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या पाकिस्तान को सैन्य सहयोग देना बंद नहीं करता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तुर्की ने इस चेतावनी को हल्के में लिया। उसे लगा कि भारत कूटनीतिक भाषा में धमकी दे रहा है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई नहीं करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने नाटो देशों से संपर्क साधा और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश की, परंतु ठीक 24 घंटे बाद तुर्की के दक्षिणी ठिकानों पर रहस्यमय विस्फोटों की श्रृंखला शुरू हो गई। यह विस्फोट किसी मिसाइल हमले का परिणाम नहीं थे, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP आधारित हमला था, जो किसी भी आधुनिक देश की रक्षा प्रणालियों को पंगु बना सकता है। तुर्की के ड्रोन सिस्टम, राडार नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक ही पल में ठप पड़ गए। उनके सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियंत्रण केंद्र खुद अपने ही कमांड से कट गए। कुछ ही घंटों में तुर्की का सामरिक ढांचा ध्वस्त हो चुका था। इस अप्रत्याशित घटना ने न केवल तुर्की की राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि नाटो की रणनीतिक स्थिति को भी बदल दिया। नाटो ने इस घटना को भारत की आक्रामक प्रतिक्रिया करार दिया। हालांकि भारत ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने केवल इतना कहा, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है और कोई भी देश यदि भारत की सीमा या हितों को चुनौती देगा तो उसे उचित उत्तर मिलेगा। यह बयान अपने आप में एक कूटनीतिक संदेश था। भारत अब न केवल रक्षात्मक है, बल्कि यदि जरूरत पड़े तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, पूर्व आक्रामक वॉर की नीति भी अपना सकता है। नाटो की एंट्री ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने तुर्की का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया
कि भारत से सीधी टकराहट किसी बड़े वैश्विक संकट को जन्म दे सकती है। यूरोप के कई देशों ने भारत की क्षमता और उसके तकनीकी प्रभुत्व को देखते हुए तटस्थ रुख अपनाया। फ्रांस ने तो यहां तक कहा कि भारत की कार्रवाई साइबर सामरिक सुरक्षा की नई परिभाषा है और यह घटना आने वाले समय में वैश्विक सैन्य सिद्धांतों को बदल देगी। वहीं रूस ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के कदम का समर्थन किया, क्योंकि वह लंबे समय से नाटो की विस्तारवादी नीति का विरोधी रहा है। तुर्की के भीतर हालात बेहद गंभीर हो गए थे। वहां के विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने भारत को उकसाकर देश को संकट में डाल दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने जब नुकसान का आकलन किया तो पाया कि उनके ड्रोन और मिसाइल सिस्टम का 70% हिस्सा या तो नष्ट हो चुका था या काम नहीं कर रहा था। इससे तुर्की की क्षेत्रीय शक्ति का भ्रम पूरी तरह टूट गया। भारत ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान न तो किसी मिसाइल का इस्तेमाल किया, न किसी सैनिक को भेजा। यह सब कुछ साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से किया गया। यह 21वीं सदी का नया युद्ध था, जहां बटन दबाने भर से विरोधी देश का पूरा नेटवर्क ढह जाता है। इस घटना ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब डिजिटल डिफेंस और ऑफेंस दोनों में विश्व शक्ति बन चुका है। नाटो के भीतर भी इस घटना को लेकर दरारें साफ दिखने लगीं। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भारत के साथ संवाद बनाए रखना चाहते थे। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।